नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किया है। हम कुछ पार्ट्स में पूरा सीडीपी का जो सार है, सार टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड हम वीडियोस देख रहे हैं आज। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप हमारे वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। नोट्स बनाने की जो मैंने बात कही थी उसको बनाते रहिए। अभी भी आप जितना भी वक्त है अभी पढ़ाई करते रहिए। और जस्ट 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 12 तारीख को अपना नोट्स का रिवीजन करिए। मतलब नोट्स का तो रिवीजन डेली करते जाइए, लेकिन पीक टाइम पे आकर के फुल मतलब नोट्स पे डिपेंड हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इस तरीके से तैयारी करके चलना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पार्ट 2 देखते हैं सीडीपी के संबंध में। मैं पूरा रिवीजन सीडीपी का करा दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है। लाइक्स मोटिवेशन के लिए, बस केवल आपका मोटिवेशन हमें आप मोटिवेट होंगे और हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राब कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मुझे बहुत मैं बार बार इस वीडियो में हमेशा कहता हूँ कि मुझे बहुत दिक्कत है, खांसी की दिक्कत हो रही है और सफोकेशन होता है, हफनी आती है उसे कहते हैं, है ना। तो फिर भी मैं किसी तरीके से मैनेज करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ले करके चलिए। ये अगर क्वेश्चंस मिस हो गए तो समझ लीजिए आप आपका पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने जितने क्वेश्चंस 34-35 क्वेश्चन आया गेस मुझे, मैंने इतने दिए हैं। और 35 क्वेश्चंस में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। सही सही बताइएगा, झूठ मूठ ने बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। यह क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आएगा और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ बच्चे की वृद्धि और विकास के संबंध में अध्ययन की तकनीक पूछ रहा है। तो मनोविश्लेषण में मन का देखा जाता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है ना। साइकोलॉजिकली जो चीज़ें होती हैं, तुलनात्मक दो चीज़ों के बीच में या दो से अधिक चीज़ों के बीच में हम तुलना करते हैं, ठीक है। और सांख्यिकी में हमने गणनाओं करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। विकासीय विधि में जो है बच्चों के हम विकास और वृद्धि का अध्ययन करने की ये एक व्यापक तकनीक होती है, व्यापक तरीका होता है, ठीक है। जिसमें विकासीय विधि में हम बच्चे का शारीरिक विकास की भी बात करते हैं, शारीरिक विकास नापते हैं, मानसिक विकास नापते हैं, है ना, भावनात्मक विकास को चेक करते हैं, है ना, नैतिक विकास को देखते हैं बच्चे के कि बच्चे के अंदर कितनी नैतिकता है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस विधि के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए, आपको क्वेश्चन में यहाँ वो देख रहा है 7 प्रकार की, वैसे तो 9 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया है। 7 जब गार्डनर ने जब थ्योरी दी थी तब 7 प्रकार की बुद्धि दी थी नहीं, 7 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था। फिर उसमें एक कुछ टाइम के बाद ऐड हो गई बुद्धि, फिर उसके बाद एक और ऐड हो गई। तो इस प्रकार से आज के समय में हम कह सकते हैं कि गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। तो ये 9 प्रकार की बुद्धि कौन सी है, इसमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए, आमतौर पे यहाँ पे ए आंसर है, वह है स्थान संबंधी बुद्धि। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है। भावनात्मक बुद्धि को डिफाइन नहीं किया है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दो चीज़ें हैं। और भाषात्मक बुद्धि, इसको भी डिफाइन किया है। मैंने पूरा क्वेश्चन बहुत बाकायदा अच्छे तरीके से कराया है। आप ये वीडियो, हमारा बुद्धि वाला एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है। इंटेलिजेंस के संबंध में मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसमें इंटेलिजेंस के संबंध में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हो, नॉर्मली पूछे जाते हो, ना पूछे गए हों, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब वहाँ पे मिलेंगे। तो उस वीडियो को आखिर में ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। इन्होंने व्यक्ति की कई विलक्षण बुद्धियों को डिफाइन किया था। मतलब एक व्यक्ति के अंदर कई बुद्धियां हो सकती हैं। जैसे वो खाली स्थान को समझने की बुद्धि हो सकती है। यहाँ पे देखिए, स्थान संबंधी, स्थान लिखा है, स्थान संबंधी बुद्धि मतलब खाली स्थान को समझने की बुद्धि, जैसे आर्किटेक्ट जो समझते हैं
भाषात्मक जो है कवि राइटर जो है, तो ये दोनों बुद्धियां एक व्यक्ति के अंदर हो सकती है। उसके साथ साथ जो है संगीत जो है, खेल में बुद्धि अलग होती है, गतिक बुद्धि होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ वाली होती है। इस तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया गया। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? देखिए ध्यान रखिएगा, पियाजे ने जो दिया था सिद्धांत वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके अंतर्गत इन्होंने 4 चरण दिए थे। ठीक है, बच्चे के जो है बौद्धिक विकास के 4 चरण थे। वो 4 चरण बिल्कुल क्रम रूप में आपको याद होने चाहिए। उसके साथ साथ उसके वर्ष याद होने चाहिए कि किस वर्ष में जो है, उसके साथ बच्चा जो है किस क्रम में कौन से गुणों को प्रदर्शित करता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इतनी चीजें अगर आपको याद हैं तो पियाजे के संबंध में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये चीजें, तो यहां पे 4 चरण में से जो आंसर 4 चरण है, तो ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये है चौथा चरण। ध्यान रखिएगा, ये 4th चरण है। ठीक है, 4th चरण, और ये चौथा चरण है, ये है 11 से 18 वर्ष। पहला चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनके बारे में जो है मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियो में बता दिया है। तो आज हम पेपर के रूप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहां पे जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का जो विकास होता है वो किस ओर होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए बालक का जो विकास होता है वो जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। ध्यान रखिएगा, सिर से पैर की होता है, और एक तो सिर से पैर की ओर होता है, और उसके बाद जब पहली प्रक्रिया हो जाती है सिर से पैर की ओर, उसके बाद जो है मध्य शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है ना। तो ये याद रखिएगा। तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहा हूँ मैं, साइंस में आ गया है ना, सिफेलोकोडल और प्रॉक्सीमोडिस्टल कहते हैं। तो ये जो विकास का जो है यहाँ पे आंसर दिया है वह है सिर से पैर को, इसको कहते हैं सिफेलोकोडल, इसको कहते हैं सिफेलोकोडल। ठीक है, और अगर मध्य भाग से जो है बाहर की ओर हो रहा है तो उसे कहते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल। यहां पे याद रखिएगा विकास 2 ओर से होता है, सिर से पैर की ओर और जो है शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है। ठीक है, यहां पे चीज समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, देखिए बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो हमें बालक की जिज्ञासा के संबंध में पूछा जा रहा है, पेडागोजी के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक को जिज्ञासा को हमें दमन कर देना चाहिए, या फिर जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, या उत्तेजित करना चाहिए, या फिर सक्रिय करना चाहिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें बालक की जो, बच्चे की जो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा का मतलब होता है उसके अंदर कुछ जानने की इच्छा होती है ना। कई बार देखिए आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेरेंट्स जो है, पिता जो है अपने बच्चे के लिए खिलौना लेके आता है, और वो क्या करता है उस खिलौने के अंजर पंजर उसके सब कुछ खोल देता है ना। तो पिता को जो है उसको डांटना चाहिए, या फिर उसकी जो जिज्ञासा है उसको जानने की, उस खिलौने के अंदर क्या क्या था उसको जो है बच्चे को जो है बताना चाहिए, उसको शांत करने का प्रयास करनी चाहिए। शांत का मतलब बैठाल के नहीं, उसके बारे में उसको नॉलेज और देनी चाहिए। तो उस जिज्ञासा को हमें शांत करना होगा नॉलेज के साथ। ध्यान रखिएगा, नॉलेज के साथ। तो मतलब हम उससे पूछेंगे बेटा क्या हुआ, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो? वो पूछेगा पापा जो है हम किस जो है ग्रह में रहते हैं, तो हम बताएंगे बेटा अर्थ में रहते हैं। ये किस नंबर पे ग्रह, क्या और भी ग्रह हैं पृथ्वी पर? हाँ बेटा और भी ग्रह हैं, कौन कौन से? तो इस तरीके से जो है बच्चों की जिज्ञासा को शांत करेंगे, ना कि उसे डांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन भाषा बदल दी गई। पहले आपने कई बार ये क्वेश्चन पूछा, मतलब क्वेश्चन के रूप में देखा होगा कि बच्चे में जो है भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे चोम्स्की। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रूप में, लेकिन अर्थ वही निकलता है, सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। मतलब जितनी भी भाषाएं हैं यहाँ पे, तो वो सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ये कथन किसने दिया था? ये चोम्स्की ने दिया था। याद रखिएगा ये कथन चोम्स्की का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है, तो ये जो है बुद्धि लब्धि किस जो है रूप में डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे इसका आंसर देना है हमें। तो बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है इसको जो है हम सामान्य बुद्धि के रूप में डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा इसको हम सामान्य बुद्धि के रूप में डिफाइन करेगा। ठीक है,
सामान्य बुद्धि के रूप में डिफाइन किया है। और आईक्यू का जो ये सामान्य बुद्धि का जो है ये रेशियो है जो है, मतलब ये जो गणना है ये 90 से 110 के बीच में, ये किसने दिया था? बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था। ये किसने किया था? तो ये टर्मन ने किया था, याद रखना, टर्मन ने। तो हम बुद्धि के संबंध में हम कह सकते हैं कि एक तो पहली बात तो विनय ने जो है पहला बुद्धि परीक्षण किया था। कौन सा? विनय ने पहला परीक्षण किया था 1905 में। ठीक है, यहां पे ये चीज को याद रखना, जिसे कहते हैं मानसिक आयु का कंसेप्ट विनय ने दिया था। ठीक है। प्रखर बुद्धि इसके ऊपर चला जाएगा, जो कि आमतौर पे जो है 110 से 120 की ओर होगा। प्रतिभाशाली 120 से प्लस होगी बुद्धि। और अगर 60 से 70 के बीच में हो तो वो है मंद बुद्धि। ठीक है, ये ज्यादातर क्वेश्चन आपसे यहां से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है भारत में। तो अनिवार्य निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया वह है 6 से 14 वर्ष। ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया था 21A, अनुच्छेद 21A। पॉलिटी में भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं अनुच्छेद 21A के तहत इसे एक मूल अधिकार दिया गया है। मतलब अब किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से जो है वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी रूप में, ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी आर्थिक रूप से। ठीक है, इसके तहत जो है भारत सरकार कई योजनाएं चलाती है, जैसे उसमें से एक है RTE, राइट टू एजुकेशन है। तो उसके तहत जो होता है क्या कि आप अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं, आपके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, तो आप जो है प्राइवेट स्कूल में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, दिसंबर के महीने में दिसंबर के महीने में आपको फॉर्म आता है RTE के तहत। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं तो RTE के तहत आपको फॉर्म मिलेगा दिसंबर, उसको फिल करना होगा। और आपको अपनी आय जो आय है वो सालाना 1 लाख रुपए से कम दिखानी है। 1 लाख रुपए से मात्र कम दिखानी है। ठीक है, आप 1 लाख रुपए से कम दिखाइए और आप जो है उस फॉर्म को फिल करिए। उसमें से 9 से 10 जो है स्कूल के नाम भरने पड़ते हैं। तो आप अपने एरिया के आसपास जो है स्कूल के नाम भरिए। अगर आपके लॉटरी सिस्टम में वो नाम आ जाएगा, जो कि मोस्टली आ जाता है, ध्यान रखिएगा अभी भी आ जाता है, क्योंकि मेरे आसपास कई लोगों के मैंने फॉर्म फिल करवाए हैं और उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा जिन स्कूल की 8-8 हज़ार रुपये फीस है वहाँ तक बच्चे जो है पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये तो एक नॉर्मल सी बात थी, नॉलेजेबल केवल। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या स्मरण करने की असफलता कहलाती है। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है भाई। फॉरगेटफुलनेस जो होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं भूल जाते हैं, तो इसको कहते हैं विस्मृति, जिसको इंग्लिश में कहेंगे फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, याद ना रख पाना। ये क्यों होता है आमतौर पे? तो बच्चे के अंदर हो सकता है कि चेतना की कमी हो, इंटरेस्ट रुचि की कमी हो, है ना, जागरूकता की कमी हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जागरूकता की कमी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसके तहत 4 चरण दिए थे। 4 चरणों के बारे में मैंने आपको बताया था। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो है ये पहला चरण है। तो यहाँ पे आंसर हो गया A, 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा जो होता है वो सेंसेस अपने जो है सेंसेस के माध्यम से जो है जानने का प्रयास करता है। जो भी चीज़ें उसके आसपास हो रहा होता है उसको जो है सेंस करके सीखता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। जैसे भूख लगती है तो उंगली चूसेगा, है ना, या फिर स्पर्श के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करेगा कि किसकी गोद है, मम्मी की है कि पापा की, नाना की, नानी की है। अक्सर आपने देखा होगा मम्मी की गोद से बच्चा गया तो तुरंत रोने लगता है ना। इसमें जो है वस्तु स्थायित्व के गुण होते हैं बच्चे के अंदर, ध्यान रखिएगा, वस्तु स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित करने लगता है बच्चा। उसके अनुसार मतलब कि जो 2 साल का बच्चा को क्या होता है कि जैसे आपने कोई सामान कहीं पे छुपा रखा है तो बच्चे को ये तब भी लगता है कि वो सामान वहीं पे मौजूद मिलेगा, जबकि आपने वहाँ से हटा दिया है। वो हर बार वहीं ढूंढेगा, तो उसके लगता है कि अब वहीं पे मौजूद मिलेगी हर बार, जबकि वो सामान वहाँ पे है नहीं। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये चीज़ें एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं पियाजे के संबंध में हर चीज़ तो क्वेश्चन में दे नहीं सकता, है ना। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि पियाजे में तो 30 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन मैंने पियाजे में कराए हैं अब तक। आपको ध्यान रखिएगा, मैंने पियाजे, अगर आप मेरा प्रॉपर वीडियो देखेंगे तो 60 से भी अधिक क्वेश्चन मैंने पियाजे के संबंध में कराए। मतलब वो वीडियो आपने देखा तो पूरा प्रॉपर आपका पियाजे ही खत्म हो जाएगा, उसका पियाजे का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन क्या करता हूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं तो मैं कम से कम उसके बारे में जो कंसेप्ट हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नहीं बताता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, याद रखिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स जो है चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब मान लीजिए ये बॉक्स है और ये बॉक्स में एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, तो हमें जो है इस बॉक्स से बाहर सोचना पड़ेगा, है ना। तो आउट ऑफ द बॉक्स जो है का चिंतन होता है तो वो होता है अपसारी चिंतन। मतलब एक प्रॉब्लम के एक व्यक्ति द्वारा एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस देना, कई उत्तर कई सुझाव देना, है ना, ये होता है अपसारी चिंतन। तो ये जो अपसारी चिंतन होता है ये कहां पे काम आता है, तो अपसारी चिंतन जो है ये किसका उदाहरण हो सकता है, हम कह सकते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स है, किसी प्रॉब्लम का कई सॉल्यूशन देना यही होता है, ठीक है। तो जैसे कई प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन, जैसे सब्जेक्टिव, ठीक है, एक चीज समझने के लिए हो जाएगा आपके लिए। सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये आप ये 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये 11वां क्वेश्चन जो है वो अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। आपने हमने एक क्वेश्चन पूछा आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है, इसके 4 ऑप्शंस दे दिया। अब हर हाल में आपको एक उत्तर देना है, तो आपने उत्तर दिया ऑप्शन सी। अब इसके अलावा आपको दूसरा उत्तर देने की जरूरत ही नहीं, आप यहां पे आपका प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। लेकिन जब आपसे मैंने पूछा कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है के उदाहरण पेश करिए और उसके कई उदाहरण पेश करिए, तो आप जो है कई उदाहरण बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, सब चीज़ें लिखेंगे, तो वो होता है उसके कई सॉल्यूशंस देंगे। जैसे हमने पूछा कि पर्यावरण के संबंध में पूछ लिया, मान लो है कि पर्यावरण का नुकसान कैसे कैसे होता है, या फिर जो है हमने पूछा, और मतलब इस तरीके से आप समझ गए होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस एक का लक्षण है। तो ये देखिए, मैंने आप पहले ऑलरेडी ये कराया है कल क्वेश्चंस, है ना, फिर से मैं आपको करा दे रहा हूं। तो विकृत लिखावट की बात हो रही है, तो आज मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो डाला है लर्निंग डिसेबिलिटी के संबंध में, जिसके कहते हैं अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और वो 2 क्वेश्चन आप 100% सही कर पाएंगे अगर आपने वो वीडियो देख लिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन है विकृत लिखावट की बात हो रही है, तो मतलब राइटिंग स्किल्स की बात हो रही है। तो यहां पे जो है लेखन विकार की बात हो रही है, वो सही से लिख नहीं पा रहा, साफ सुथरा लिख नहीं पा रहा है, तो ये होता है डिस्ग्राफिया। आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, डिस्ग्राफिया। कैलकुलिया में जो है गणना संबंधी विकार होता है, डिसलेक्सिया में होता है पठन विकार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय जो है लड़कियों और अलाभान्वित जो है वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को सम्मान करता है, या फिर जो है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, या फिर विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी विधियों में लायनविद वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, या फिर दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें जो है निशाना दिखाएं, ठीक है, रास्ता दिखाएं, इस तरीके से। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। जैसा क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, उसी तरीके से मैंने आपको ये प्रेजेंट किया है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी अलग तरीके की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम अशक्तता वाले जो है बच्चे क्या होते हैं। तो अधिगम अशक्तता किसे कहेंगे, जिसके अंदर वो उसके संबंध में जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मैंने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सब है ना, ऑटिज्म क्या होता है, तो वो होता है। तो यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे समझिए तो मानसिक विकास बंद हो जाता है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं। निम्न बुद्धि लब्धि होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि निम्न बुद्धि लब्धि होती है। भाई डिसकैलकुलिया है, बच्चे को गणना नहीं समझ में आती, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में, केवल मैथमेटिकल गणनाओं में जो है वो खेल कर जाता है।
डिस्ग्राफिया है, उसको लेखन विकार है, वो साफ सुथरा नहीं लिख पाता है, उसकी राइटिंग स्किल्स नहीं है। पठन विकार है लेकिन वो समझने की क्षमता रखता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक विकार है, समय के साथ सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन हमें 4 में से बेस्ट ढूंढना था। तो यहाँ पे बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्णों में जो है भ्रम होता है, जैसे बी और डी में यहाँ पे भ्रम हो जाएगा, डब्ल्यू और एम में भ्रम कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे अक्सर ये बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि, अब बधिर बच्चा है मतलब जो है उसको सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो हम इसमें से आंसर देखेंगे। विद्यालय सलाहकार से कहें कि बच्चे के अभिभावक से बात करें और उसको जो है विद्यालय से हटने के लिए, टैग वर्ड हो गया, यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे हम टैग वर्ड बार बार नहीं कर पास रहा है, डांट फटकार रहा है, ये टैग वर्ड आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बच्चे को उस स्थान पर बैठा है जहाँ से वो टीचर को जो है होठ और चेहरे के भाव को साफ तौर पे देख सके। तो यहाँ बधिर है, सुनाई नहीं दे रहा उसको साफ सुथरा। अब अगर उसको साफ सुथरा नहीं सुनाई दे रहा है, कान से साफ नहीं सुन पाता है, तो उसको क्लास की बेंच सबसे आगे वाली बेंच में बैठा लिए, ताकि वो बोर्ड के सबसे नज़दीक रहे, तो आंख से देख सकता है। उसके बाद टीचर की बात को सुन सकता है। भाई एक जो है बधिर बच्चा है तो टीचर की बात को सुनेगा। तो ऐसे अक्सर कहा जाता है कि जो जिनको कान से सुनाई नहीं देता है ना, तो उनके जो है रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है, वो दूसरे के जो है सेंसेस, जो दूसरे को होठों को पढ़ के समझ जाते हैं कि क्या बोल रहा है ना। अक्सर आपने देखा होगा जिनको आंख से दिखाई नहीं देता उनके सेंसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं सुनने के, वो अक्सर जो है हल्की आवाज़ भी जो है सुन पाते हैं। क्योंकि हमेशा जो है जब आप किसी चीज़ में एकाग्र होकर के उस क्षेत्र में लग जाते हैं, अब जिसको आंख से दिखाई नहीं दे रहा तो वो अब हर चीज़ को कान से ही सुनने का प्रयास करेगा, तो उसकी पूरी जो है सेंसेस होते हैं वो कान पे लग जाते हैं, तो कान पे चले जाते हैं। जैसे ही एक चीज़ भी गिरी तो वो तुरंत जो है बता पाएगा कि ये देखो कुछ आया है या कोई गिरा है या कुछ, है ना, इस तरीके से। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए कठिन है, परंतु प्रौढ़ मतलब बड़े, अपने से बड़े और अधिक कुशल जो है साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है। तो ये क्या होता है, देखिए वाइगोस्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास में 3 चीज़ों को बताया कि हेल्प के माध्यम से कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें कौन सी है, एक तो ZPD है, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है, ZPD। दूसरा है जिसे कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग, जिसे कहते हैं पाड़ इंग्लिश में, हिंदी में कहें, या फिर मचान कहते हैं। और तीसरा है MKO, मोर नॉलेज अदर। अब ऑप्शंस यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। ZPD होता है एक बच्चा क्या कर पा रहा है और क्या नहीं कर पा रहा है ना, उसके बीच का क्षेत्र जो होता है वो होता है ना, वो होता है ZPD। ठीक है, पाड़ क्या होता है, वो होता है कि एक बच्चे को नॉलेज तो थी उस चीज़ के बारे में लेकिन वो भूल गया है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टेम्परेरी हेल्प करना। भूल गया है, टेम्परेरी हेल्प कर देंगे तो वो तुरंत फिर अपना कार्य पूरा कर ले जाएगा। MKO की मतलब वो कार्य उस बच्चे के पहुंच के बाहर है, उससे अधिक नॉलेजेबल बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि उस कार्य को वो कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि देखिए उस अकेले के करने कठिन है लेकिन जो है अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव है। तो या तो जो है MKO हो सकता है कि भाई उसके अकेले का क्षमता नहीं थी, अधिक कुशल वाले व्यक्ति के साथ हो, मोर नॉलेज अदर्स, या फिर ZPD यहाँ पे आंसर होना चाहिए, या फिर स्कैफ फोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प, यहाँ पे हट जाइए, आंसर हो गया आसन्न विकास क्षेत्र। इसे हम ये होता है ZPD या फिर समीपस्थ विकास क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत जिसे कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ केवल इतना ही पूछा जाएगा, बाकी जो है शब्द आप जानते होंगे। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने। इसके तहत इन्होंने बुद्धि को 3 रूप में डिफाइन किया था, और वो 3 रूप कौन कौन से थे ये आपको पता होना चाहिए। एक सोशल जो है इन्होंने इंटेलिजेंस के रूप में डिफाइन किया था, दूसरा जो है अब्स्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं मूर्त जो है, और तीसरा है अमूर्त जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे अमूर्त कर लीजिए, अब्स्ट्रैक्ट को, हाँ अमूर्त, और अमूर्त को जो है हम कॉन्क्रीट कहते हैं। ठीक है, तो इस 3 सोशल, सामाजिक, अमूर्त और मूर्त, इन 3 बुद्धियों को इन्होंने डिफाइन किया था। मूर्त अमूर्त बारे में आपको पता ही है, आप पियाजे में ये ऑलरेडी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि भाई जो कल्पना के बारे में, जो इमेजिनेशन पे तक सोच पाएगा, साइंटिफिक बुद्धि वाले विचार रखता होगा, वो अमूर्त बुद्धि वाला होगा। जो गणनाओं को समझता होगा, सामने जो रखी हुई चीज़ों को समझता होगा,
जैसे कि बच्चे से अगर हमने मान लीजिए ये पूछा, ये बेटा कितने गोले हैं, है ना, तो वो बता देगा सर ये 6 गोले हैं। तो इसका मतलब है ये मूर्त बुद्धि वाला बच्चा है। अब हमने उसको जो है पूछा कि बेटा 2 सेव तुम्हारे पास थे, 2 सेव उसके पास थे, 2 सेव उसके पास थे, तो तुम्हारे पास कितने सेव मिले, सबने जो है मिलकर के तुम्हें सेव दे दिया, तो कितने, तो वो बता देगा 6। तो ये हो गया अमूर्त बुद्धि, वो जो है इमेजिनेशन पे कर पा रहा है। सोशल बुद्धि अलग है, सोशली जो है काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्रीय जो है सिद्धांत का एक रूप है? तो पहले तो चीज याद कर लीजिएगा कि स्टर्नबर्ग ने जो है त्रितंत्र जो है सिद्धांत दिया था, इस चीज को याद करिएगा। और त्रितंत्र के अंतर्गत इन्होंने बुद्धि को 3 रूप में डिफाइन किया। देखिए 3 रूप में डिफाइन किया, इन तीनों का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर अभी तक आपको नाम याद नहीं तो इसको एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछेगा और इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस वहां पे रख देगा, पूछेगा 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 में से 3 कौन सा गलत है कौन सही है, ये चीज आपको बताना होगा। तो यहां पे जो स्टर्नबर्ग का बुद्धि है वो 3 है। वो है एक तो प्रासंगिक बुद्धि, ध्यान रखिएगा, प्रासंगिक बुद्धि जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहें तो प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल क्या होता है कि बच्चा जो है किसी भी सिचुएशन में उस प्रैक्टिकल के आधार पर अपने कार्य को पूरा करेगा। ठीक है। दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल, अनुभव के आधार पर कुछ नया क्रिएट करना, कुछ अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने का प्रयास करेगा, तो व्यवहारिक बुद्धि हो गई। अब हम आते हैं तीसरे पे जिसे कहते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल तो जिसे कहते हैं, अगर हम हिंदी में कहें तो घटकीय बुद्धि। याद रखिएगा घटकीय बुद्धि। ठीक है, घटकीय बुद्धि तो किसी कार्य का विश्लेषण करना और फिर उसका प्रॉब्लम, उस विश्लेषण करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, यही होता है। तो 3 जो है इस तरीके से यहां पे जो है एक रूप है, यह है व्यवहारिक बुद्धि, मैंने दूसरे नंबर पे आपको बताया था, जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, यहां पे चीजें समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय समाज की बहुभाषिता विशेषता को डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था बहुभाषिता जो है एक संसाधन है। इस वर्ड को आप बिल्कुल दिमाग रख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बहुभाषिता एक संसाधन है, संसाधन है तो मतलब ये किसी ना किसी रूप में बच्चों को, स्कूल को, देश को फायदा ही पहुंचाएगी। ठीक है, तो अब आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, तो बिल्कुल आंसर है आपको पास 20 का तो तुरंत मिल गया आंसर। यहां पे चुनौती के रूप में हटा दो, जटिल के रूप में हटा दो, देखिए टैग वर्ड, बाधा के रूप में हटा दो, टैग वर्ड ही है केवल। अब हमने टैग वर्ड से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर लगा दिया, आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 चीजें हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, जिसे कहते हैं परम अहम। इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए। तो पहली चीज तो इड, ईगो और सुपर ईगो को डिफाइन किसने किया था? तो ये दिया था सिगमंड फ्रॉड ने। ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रॉड ने किया था। अब सिगमंड फ्रॉड ने जो सिद्धांत दिया था वो है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, या फिर हम कह सकते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत। इन्होंने जो है व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं और उसके व्यवहार का अध्ययन किया था और उसके बारे में बताया था कि चेतन, अगर हम सही से बताएं तो चेतन मन क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हाफ कॉन्शियस माइंड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने डिफाइन किया था। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आगे जो क्वेश्चन है मैं उसके बारे में सीधा बात करते हैं। तो फ्रॉयड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान 3 चीजों में करता है इस चीज को। तो यहां ध्यान रखिएगा, इड जो होती है वो होती है जन्म से। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी जो है इच्छाएं जन्म से मौजूद होती है, तो इड होती है। ठीक है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वो इड में होती है, जन्म से होती है वो इड में होती है। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं? समाज और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना जो है इच्छाएं कहां दबी होती हैं? ठीक है, तो वो होती है इड में। दबी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है तो वो कहां से होता है? वो इड में होती है। क्योंकि सारी चीजें भाई, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, इसका मतलब है दबी हुई है इच्छाएं, उनकी पूर्ति करना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नैतिकता कहां नहीं होती? तो नैतिकता इसमें भाई साहब नहीं होती, इसको नोट कर लीजिए, नैतिकता यहां पर नहीं होती। इसमें कह सकते हैं कि बच्चा लालची होता है, स्वार्थी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि अहम क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। तो भाई इसमें क्या होता है, अब यहां पे तो नैतिकता है नहीं, तो कहीं तो नैतिकता आएगी, तो यहां पे नैतिकता आ गई। नैतिकता की बुद्धि, चेतना, तार्किकता पर आधारित होता है।
तो अहम जो ईगो होता है ये बुद्धि, चेतना, तार्किकता पर आधारित होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मानवतावादी होता है, मानवतावादी होता है, मानवतावादी प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अब हम परम अहम के बारे में बात करें तो इसे कहेंगे सुपर ईगो। ये पूरी तरीके से सामाजिक होता है। याद रखना यहाँ पे क्वेश्चंस को इसी तरीके से पूछेगा, बस नोट कर लीजिए शब्द। सामाजिक होता है, नैतिकता होता है, आदर्शवादी होता है। तो बच्चा जो है यहाँ पे आदर्शवादी हो जाता है, हर रूप में बिल्कुल आदर्शवादी, मतलब हर चाहे कितना भी गलत हो रहा हो लेकिन आदर्शवादी अपना व्यवहार छोड़ेगा नहीं, बुरे विचारों से पूरी तरीके से अपने आप को अलग रखेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन आया था कि देवत्व प्रवृत्ति जो है किसमें होती है, तो आपने अक्सर, मतलब मैंने ऑफलाइन बैचेस में ये क्वेश्चन को बच्चे उस क्वेश्चन को, मतलब समझ लीजिए 90% बच्चे उस क्वेश्चन को गलत किए थे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि देवत्व प्रवृत्ति जो है इन तीन में से किसमें होती है, तो आपको ये आंसर हमें कमेंट करके बताना है। मैंने आपको समझा दिया है, अब आप समझने का तीनों से आप समझिए कि आदर्शवादी में होगा, कि मानवतावादी में होगा देवत्व प्रवृत्ति, या फिर इड में होगा जिसमें जो है बच्चे की इच्छाएं ही जो है नैतिकता नहीं होती। तो यहाँ पे हमें कमेंट करके 101% आप बताइएगा। हम सभी के लिए जो है हम बहुत अच्छे से तरीके से अपनी कामना करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका नाम जरूर लूंगा अगले वीडियो में कि उस बच्चे ने जो है इसका आंसर सही बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेंडर जो है यहाँ क्या होता है, तो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, कि जैविक संरचना है, कि मनोवैज्ञानिक संरचना है, या फिर जो है सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर जो होता है वो एक सामाजिक संरचना मानी जाती है, और जैविक जो है वो है लिंग। तो यहाँ पे अक्सर आपसे पूछा जाता है कि लिंग जो है जैविक है कि सामाजिक है, तो लिंग जो है जैविक है। लड़का और लड़की के रूप में जो है एक भाई लिंग है, ये लड़का है ये लड़की है, लेकिन जो है जेंडर के रूप में डिफाइन कर दिया जाता है कि लड़का क्या है, लड़की क्या है, किस रूप में इसको डिफाइन करेंगे। तो ये एक सामाजिक संरचना है। यहाँ पे आंसर को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करता है, अक्सर इसमें कंफ्यूज होकर के गलत कर देते हैं। आता हुआ क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत मत करना, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक टीचर की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चे का दृष्टिकोण क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, ये, या फिर व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है समझने की कोशिश करनी चाहिए। उपरोक्त में से दोनों। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन जो है सी होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस को टैगवर्ड से सॉल्व करेंगे। मैं कह रहा हूं आपको, टैगवर्ड इतना अच्छा चीज है कि बस आपने वो अगर समझा है, पॉजिटिव और निगेटिव टैगवर्ड, तो हर जगह अप्लाई कर लीजिए। सीडीपी में अप्लाई कर लीजिए उसको, ईवीएस में अप्लाई कर लीजिए, हिंदी में अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और परस्पर इन्वायरमेंट के संबंध में रह करके होता है। तो बच्चे का अगर आनुवांशिकता अच्छा है, उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, तो जो है बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगर किसी बच्चे का हेरिडिटी अच्छा है लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो जो है उसका डेवलपमेंट भी जो है अलग तरीके से होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का रोल होता है। तो इस दोनों की वजह से ही एक सब में भिन्नता होती है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि एक ही घर में रहने वाले जो दो बच्चे होते हैं, उन दोनों की परवरिश उनका जो है एक ही तरीके से होगा, तब भी उनमें भिन्नता पाई जाएगी। उनके शारीरिक हो सकती भिन्नता, उनकी मानसिक हो सकती भिन्नता, उनके भावनात्मक भिन्नताएं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ होती है। यहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में अनन्योन्य क्रिया के कारण जो है ये होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको क्वेश्चन सही कर पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त जो है विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो किस चीज़ को बढ़ावा देगा, तो भाई एक विद्यालय है जो अपने टीचरों में किस चीज़ को बढ़ावा देगा, तो यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, कॉम्पिटेटिव जो है एटीट्यूड को बढ़ावा देगा। आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इरफान जो है खिलौने को तोड़ देता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे, मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पढ़ाते वक्त मैंने बताया था
कि एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के लिए खिलौना लेके आता है, फिर उसके अंजर पंजर खोल देता है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बच्चे की जो है जिज्ञासा को जो है जानने का प्रयास करेंगे, उसका जिज्ञासा जो भी उसका इंटरेस्ट है उसको सही दिशा में लगाने का प्रयास करेंगे। तो यही चीज़ है, तो उस पर हम नज़र रखेंगे, उस पर हम जो है खिलौना तोड़ना नहीं चाहिए ये सब समझाएंगे। ऑब्वियसली हम एज अ पेरेंट्स हम तो ये बताते ही है, लेकिन हम दूसरा कार्य ये भी कहेंगे बेटा तोड़ना नहीं है, यहाँ पे तोड़ना नहीं है, उसको अंजर पंजर अलग कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो फिर से जुड़ जाएगा। तो ऐसे आपने अक्सर ऐसे खेल आजकल जो है खिलौने आने लग गए हैं, है ना, जो पजल्स वाले होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे के जिज्ञासु स्वभाव को हम प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को हम सही दिशा में लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा जो है आंशिक रूप से देख सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चा आंशिक रूप से देख पा रहा है। ठीक है, तो अब हम उसे शिक्षा नहीं देंगे, तो टैग वर्ड है, गलत बात है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग संस्थान में मैंने पहले भी कहा है कि जो स्कूल होते हैं वहाँ पे सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो वो चाहे वो विशेष बालक हों, चाहे वो सामान्य बालक हों, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हों, उन सब को जो है एक ही स्कूल में पढ़ाने की जो है सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं तो अलग स्थान में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे जो है नियमित विद्यालय में रखना चाहिए और बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो यहाँ पे जो 27वें का आंसर है वह जो है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित जो है विद्यालय में रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है, हमें आंसर देना है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ध्यान रखिए, एक सेकेंड फिर से, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, कोई प्रावधान किए बिना, है ना। अब विशेष प्रावधान का मतलब है कि कुछ उनके लिए खास, अब प्रावधान में हो सकता है कि क्लासरूम अलग कर देना चाहिए, उसके लिए टीचर अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, तो हो सकता है विशेष प्रावधान में ये हो। यहाँ पे कोई विशेष प्रावधान नहीं, उन्हें सामान्य क्योंकि वो बच्चा आंशिक रूप से देख पा रहा है, तो अब उनके लिए विशेष प्रावधान क्या करना है, उसके लिए बस यही हो सकता है कि उसको हम क्लास में सबसे आगे बैठा लें। मैडम जो है वो देख पाता है, तो इसका मतलब हम मैडम से कहेंगे कि थोड़ा सा बच्चा जो है आंशिक रूप से देख पाता है लेकिन साफ सुथरा नहीं दिखता है, इसलिए सबसे आगे बैठा लिए और थोड़ा सा ज़्यादा तेज तेज बोल करके पढ़ाइए। उसकी कॉपीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए, बार बार देखते रहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है, तो अगर गलती करता है तो उसको सुधार दीजिए। इस तरीके से हम जो है चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता जो है वो कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। ध्यान रखिएगा, डिस्प्रैक्सिया। बाकी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी जो है आज के मॉर्निंग वीडियो में जो मैंने अपलोड किया है, जिसे कहते हैं अधिगम विकार से संबंध में वीडियो आपको मिल जाएगा। जस्ट जो है मॉर्निंग का वीडियो है, इससे पहले का वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और 100% आपको वहाँ से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, इसलिए वो वीडियो आपको देखना चाहिए। ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑलरेडी। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो ये संरचनात्मक अगर हम दृष्टिकोण को देखें तो अधिगम जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है और एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पे निष्क्रिय और व्यक्तिगत जो है यहाँ पे हटा दीजिए जानकारी। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये सभी लोग कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तो बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अधिगम का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो है स्किनर ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है प्रजातांत्रिक नहीं है? मतलब कौन सी शिक्षण विधि जो है प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रजातांत्रिक का मतलब है कि सामाजिक रूप से पढ़ने पे जो है एक दूसरे से बातचीत करके पढ़ाई जाती हो, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा जाता हो, एक दूसरे से चर्चा करके पढ़ा जाता हो, एक दूसरे से खेल विधि में हो सकता है ना। तो जहाँ पे 2-4 लोग इन्वॉल्व हो करके एक दूसरे से आइडिया शेयर करें, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करें, एक दूसरे को क्वेश्चनिंग करे, उसका आंसर दे दूसरा बच्चा, इस तरीके की जो है विधि नहीं है। तो प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट में तो कई लोग काम करते हैं। समूह चर्चा तो समूह हो गया, सहभागी विधि। लेकिन व्याख्यान विधि में क्या होता है, एक व्यक्ति जो कि इन्वॉल्व होता है वो है टीचर। टीचर आमतौर पे किसी भी चीज़ का टॉपिक की व्याख्या करता है और बच्चे उस चीज़ को सुनते हैं, बस इतना ही, और फिर उस व्याख्या का मूल सार बता देता है, बस। तो व्याख्यान विधि जो है आमतौर पे कहाँ पे काम आती है? तो ये व्याख्यान विधि कॉलेजेस में, है ना, या फिर ऑफिस में जो है ये यूज़ की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुरस्कार एवं दंड जो है क्या है? तो ये एक सकारात्मक कृत्रिम है या स्वाभाविक प्रेरक है या अर्जित प्रेरक है? अर्जित किया गया है। तो देखिए पुरस्कार तो अर्जित होता है,
लेकिन यहाँ पे जो है इसका जो आंसर है ये एक कृत्रिम प्रेरक है, मतलब बच्चे को जो प्रेरणा मिल रही है वो बाहर से मिल रही है। कृत्रिम प्रेरक हो गया बाहर से। अब हमने जब बच्चे से कहा कि हम पुरस्कार देंगे, है ना, तो ये काम कर लो, पढ़ाई कर लो, तभी हम पुरस्कार देंगे, तो आप उसको बाहर से मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा, बच्चे को बाहर से मोटिवेट करने। हमने कहा कि बहुत, अगर ये आज होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा मारेंगे बहुत, है ना, जो टीचर से कंप्लेन आती है, तो हमने उसे बाहर से मोटिवेट कर रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चीज़ें समझ गए, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि समावेशी जो है स्कूल जो होते हैं वहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। अब समावेशी शब्द का मतलब होता है कि जहाँ पे सामान्य बच्चे, याद रखिएगा, सामान्य बच्चे प्लस विशिष्ट बालक, जो जिनको आँख से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, शारीरिक रूप से विकलांग हो, अक्षम हो, ऐसे लोग, या डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, इनसे पीड़ित हों, तो ये विशिष्ट बालक कहलाते हैं। उसके बाद जो है प्रतिभाशाली बच्चे, है ना, आर्थिक रूप से अक्षम बच्चे, चाहे कमज़ोर हो, पैसे वाले ना हो, इस तरीके सभी बच्चों को वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा ये होती है। ठीक है, तो ये आमतौर पे क्या होता है, देश की उन्नति के लिए भी ज़रूरी होता है भाई, सब लोग एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए, सबको इक्वालिटी के तरह से देखा जाता है, सब बराबर हैं। तो यहाँ पे विशेषता नहीं है, ये केवल जो है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि जो है करती है। यह दिव्यांग बालकों को देखभाल और उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की सेवा में बदलाव है। ये बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, तो यहाँ पे भी सही है। ये सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं में अधिकतम स्तर तक जो है बढ़ाने का प्रयास करती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे केवल शब्द है, तो टैग वर्ड से ही मैंने पहले ही समझा दिया कि टैग वर्ड था, ये निगेटिव टैग वर्ड है, यहाँ पे तुरंत जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैंने जो है, अभी एक और क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 34वां क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक टीचर में अच्छी जानकारी होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? तो भाई एक टीचर में बच्चे के मनोविज्ञान को समझने की जानकारी होनी। भाई बच्चा कैसा है, उसकी शारीरिक क्षमता कैसी है, उसको उसकी रुचि क्या है ना, ये टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है, उसका इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर ही है जो बच्चे का सर्वपूर्ण विकास करता है, सर्वांगीण विकास करता है ना। टीचर अगर बच्चे को देखेगा कि अरे इसका तो शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है, ये फुटबॉल खेलने में अच्छा है, अगर इसको ये क्रिकेट खेलने में अच्छा है, या टेबल टेनिस खेलने में अच्छा है, या किसी अन्य क्षेत्र में अच्छा है, तो उसको उस क्षेत्र में जो है इंटरेस्ट जो है उसको लगाने का प्रयास करेंगे, उस क्षेत्र में उसको जो है मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, वो टीचर ही पहचान पाएगी। तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान की जो है उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर, अच्छा बाल मनो और ऑप्शन है, ये बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की जो है, तो यहाँ पे बच्चे के समझने की प्रवृत्ति को भी जो है मैंने अभी आपको बताया था, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन के बारे में कि भाई बच्चे की मनोवृत्ति क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, विषय वस्तु के प्रति बच्चे के जो है मत की कि वो किस चीज़ में जो है भाई उसको मान लीजिए वो पढ़ाई में इंटरेस्ट कम ले रहा हो, लेकिन जो है वो खेल में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेता हो, प्रतियोगिताओं में जो है बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेता हो। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया वो है ऑप्शन डी। आप समझ पा रहे होंगे मुझे बहुत खांसी हो रही है। मैं किसी तरीके से कंट्रोल कर करके मैं जो है रोक रोक करके वीडियो को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे जो है 34 क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। पार्ट 2 वीडियो है सीडीपी का, पूरा समाप्त हो गया है। आप इसको रिवीजन पूरा आपने ये वीडियो देखा है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चंस आपने इस जो है पेपर्स में सही कर पाए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो जो है लाइक कर लीजिएगा, मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा। एटलीस्ट आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि जो है किसी तकलीफ़ में तो कितना बना रहा हूँ। आपका पेपर है, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे नंबर लेके आए और हमें कमेंट करके बताएं कि जो है सर मेरे नंबर इतने आ रहे हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।